खैर, सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मेरे पिता एक सैनिक थे और उन्होंने मुझे संघर्षों के बारे में कोई कहानी नहीं सुनाई, लेकिन उन्होंने मुझे उन वीकेंड्स के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जब उन्हें लंदन में मुफ्त पास मिलते थे। यह 1944 के आसपास की बात है और मैं आपको बता सकता हूँ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि 1944 में एकमात्र जगह जहाँ पूरे लंदन में नग्न लड़कियाँ थी, यहाँ आपकी रुचि होगी। यह विंडमिल थिएटर में था, ग्रेट विंडमिल स्ट्रीट में, और आप यहाँ से वहाँ चल सकते थे अगर आप चाहें तो। यह अभी भी वैसा ही है। यह अभी भी एक लैप डांसिंग जॉइंट है, मेरा मानना है। लेकिन ऐसा लगता है कि लड़कियाँ आती थी और कानून के अनुसार वे आ सकती थी बिना कपड़ों के, लेकिन वे एक भी अंग नहीं हिला सकती थी। इसलिए वे मुस्कुराते हुए आती थी और फिर हमें मुस्कुराते रहना होता था और 10 मिनट तक एक भी अंग नहीं हिलाना होता था। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लंदन में सैनिकों से भरा ऑडिटोरियम वीकेंड्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जैसा कि हम दुनिया के इस हिस्से में कहते हैं, कार्ल्सबर्ग से भरा हुआ। आपके लिए डैनिश लड़के और लड़कियां आती हैं, वे वहाँ खड़े रहते हैं और 10 मिनट तक एक भी अंग नहीं हिलाते हैं, और फिर पर्दा गिर जाता है और फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन आता है और लगभग 5 या 6 मिनट तक चुटकुले सुनाता है। उन ब्रिटिश लोगों के लिए यहाँ वे सभी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो वास्तव में उनके साथ बड़े हुए हैं। वे टीवी पर थे जब मैं एक बच्चा था, इसलिए मेरे पिता ने मुझे बताया कि 2 या 3 मिनटों के भीतर लड़के स्टैंड अप कॉमेडियन से तंग आ गए और वे फिश एंड चिप्स के कंटेनर को आग लगा देते थे। वे बियर की बोतलें तब तक जलाते थे जब तक कि वे लड़कियों को वापस नहीं ले आते। ऐसा ही मुझे इन 2 लोगों के आने के बाद महसूस होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अगले कुछ मिनटों में मुझ पर कोई पेपोलिनो की बोतल नहीं फेंकेंगे। दोस्तों, मैं लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लैरी जितना तो नहीं, लेकिन मैंने अपना पहला ट्रेड अक्टूबर 1982 में किया था। यह एक विजयी ट्रेड था। यह दक्षिण अफ्रीका में था। मैं उस समय दक्षिण अफ्रीका में रह रहा था। मैं पेशेवर रग्बी खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था। हर कोई कहता था कि आप काफ़ी बड़े नहीं हैं, लेकिन यह इसका आकार नहीं है, यह लोगों को कितना गुस्सा दिलाता है। इसलिए मैंने उच्चतम स्तर पर रग्बी खेला है और लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं इसे हासिल नहीं कर पाया। लेकिन साउथ अफ्रीकन ब्रेवरी कंपनी में ट्रेड एक विजेता था और मैंने बियर कंपनी में काम किया, और मेरे पास इंजीनियरिंग में डिग्री, मेटलॉजी में एमएससी और गणित में पीएचडी है, जिनमें से सभी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और नियमित रूप से बाज़ारों से पैसा निकालता हूँ। मैं जोड़ सकता हूँ। और मैंने दक्षिण अफ्रीका में बियर कंपनी में कुछ समय तक काम किया और मैंने अक्टूबर 1988 में कॉरपोरेट गर्भनाल कोड को काट दिया, और तब से मैं अपने दम पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप में से जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह कदम सैलराइड पर्सन होने से लेकर शेयर बाज़ार में से लगातार पैसे कमाने के लिए तक अपना कदम आगे बढ़ाना, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, फॉरेक्स मार्केट के उतार चढ़ाव, इन उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए यह समझना कि उनके लिए यह कदम काफ़ी बड़ा कदम है और मैंने इसे इतना महत्व नहीं दिया कि यह कदम कितना मुश्किल होगा अक्टूबर 1988 में, और मुझे वास्तव में इसे पूरी तरह से समझने में 3 या 4 महीने या 6 या 7 महीने लग गए। इसलिए उस कदम को कम मत आंकिए दोस्तों, यह काफ़ी बड़ा कदम है। जब मैं रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर यह किताब के हिसाब से सोचता हूँ, तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। वह अपनी पत्नी के लिए एक फर कोट खरीदने की कोशिश करता है और 2 या 3 अध्यायों के बाद वह खुद से कहता है, अगर आपको एक कोट की इतनी बुरी तरह से ज़रूरत है तो स्टॉक मार्केट आपको यह नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। तो मैं जॉब छोड़ने के बाद मैं अकेले ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं टॉम के साथ कई सालों तक काम करने के लिए भाग्यशाली रहा, और निश्चित रूप से लैरी ने मुझे इस दौरान बहुत कुछ सिखाया है। मेरे पास लैरी की पहली किताब है। उन्होंने अपनी पहली किताब की 2 प्रतियां बेची। मैंने एक खरीदी, उनकी माँ ने दूसरी खरीदी। तो वह भी अपना सिर हिला रहा है। इसलिए जब मैं स्टॉक मार्केट में एक सेमिनार करने लगा, तो मेरा पहला सेमिनार प्योर एक्सीडेंट से हुआ, क्योंकि मैं जोहान्सबर्ग के बाहर एक छोटे से शहर में था जिसे रस्टनबर्ग कहा जाता है। क्या आप कभी प्लैटिनम शेयर के ओनर रहे हैं? यहीं से वे रस्टनबर्ग आते हैं, और यह रस्टनबर्ग गोल्फ क्लब में था।
यह 1980 के दशक के अंत में विंबलडन समय के आसपास था और वक्ता रस्टनबर्ग प्लैटिनम के माइंड मैनेजर थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्लैटिनम खदान है। यह अब लंदन में सूचीबद्ध एंग्लो अमेरिका का हिस्सा है और उन्होंने लेन जार्तिस को बुलाया था। वह बोल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे दर्शकों के सामने आने और बात करने के लिए कहा और मुझे कोई कल्पना नहीं थी कि मैं क्या कहने जा रहा था, लेकिन मैंने सभी को दिखाया कि मैं खुद क्या करता हूँ और यह काफ़ी हद तक वही है जो मैं सोमवार के बाद रविवार दोपहर को सभी को दिखाने जा रहा हूँ और जो मैं खुद करता हूँ। और दर्शकों में एक व्यक्ति था जो एक बैंक में डेस्क प्रमुख था जिसका नाम इन्वेस्ट था, एक साउथ अफ्रीकन बैंक, और उसने मुझे वास्तव में अपने ट्रेड्स को प्रशिक्षित करने के लिए कहा कि कैसे वे लगातार बने रहें, क्योंकि वे बहुत सारा पैसा कमा रहे थे और फिर उन्हें उस रोलर कोस्टर की सवारी से निकलने के लिए सब कुछ वापस दे रहे थे, जो हम में से बहुतों के साथ हुआ है और यह अच्छी तरह से हुआ। और मैंने अपना पहला बड़ा टेक्निकल एनालिसिस सेमिनार भीड़ और एक ऑडिटर के सामने किया, जैसे कि केप टाउन के बाहर विश्वविद्यालय में, और वह 1989 में था। तो एंड्रयू कहाँ है? एंड्रयू, हाँ, लेकिन जहाँ हम पहली बार मिले थे उसके करीब ही यह बेलेविल में है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, विश्वविद्यालय और कुछ नोट्स और कुछ चार्ट्स जो मैं आपको रविवार को दिखाऊंगा वास्तव में उस 1989 के सेमिनार से निकले हैं। इसलिए मैं लंबे समय से ब्लॉक के आसपास रहा हूँ। मेरे पास वह ट्रेड है जो मैं इस समय कर रहा हूँ। शायद आप उन्हें खींच सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। टॉम, Yes. गोल्ड का चार्ट खोलो। Not Bitcoin. 4 घंटे के चार्ट पर गोल्ड। और दोस्तों, मैं अपने बुढ़ापे में इन दो सज्जनों की तुलना में अधिक इत्मीनान से रास्ता अपनाता हूँ। पूंछ को कभी भी कुत्ते की तरह नहीं होना चाहिए। बस याद रखें कि यह सब क्या है। यह सब जीवन शैली के बारे में है, मेरी विनम्र राय में। और मुझे कारों में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। मैंने किया है कि मुझे आकर्षक घरों में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। मैं वह भी कर सकता था, और जब आपके पास उनमें से एक होता है तो वह खूनी दायित्व होता है। लेकिन मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं, इसलिए मुझे घोड़ों के लिए कमज़ोरी है। मेरे पास दोनों महाद्वीपों में एक एक घोड़ा है, एक दक्षिण अफ्रीका में है और एक यहाँ है। 4 आवर्स का चार्ट। हाँ, इस सप्ताह मैंने इसे 2 बार शॉर्ट किया है। Dave. Thanks. I got a laser pointer of that thing there. Oh, God, aren't you kidding? I know. We've come on at that, haven't we? Laser pointer. Go figure. तो इस सप्ताह मैंने 2 बार इसे शॉर्ट किया है, और जो काम मैं रविवार को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह 100 से 120 साल पुरानी किसी चीज़ पर मेरा काम है, जिसे रिचर्ड वाइकॉफ और टॉम नामक एक टेक्नीशियन ने प्रसिद्ध किया है, और मैंने इस पर वर्षों से चर्चा की है। यह आश्चर्यजनक है कि आप एक पद्धति से इस व्यवसाय को कैसे शुरू करते हैं और फिर आप दर्जनों और दर्जनों अन्य चीज़ों को बुनते हैं और फिर आप वही वापस आ जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। इसलिए मैंने इस सप्ताह शॉर्ट पोजीशन बनाई है। अगर मैं अपनी मोटी उंगली इस चीज़ पर रख सकता हूँ, इसे तोड़े बिना, मैंने यहाँ से शॉर्ट किया है और अब मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने थोड़ा सा खो दिया क्योंकि यह मेरी एंट्री की तरफ वापस आ गया और मेरा ट्रेड क्लोज़ हो गया। मैंने कल रात फिर से इसमें एंट्री की और मैंने इसकी मदद की। मैं अभी भी इसे होल्ड कर रहा हूँ। हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वास्तव में उस निचले स्तर पर रुक गया है, और यदि आप वास्तव में वॉल्यूम को देखते हैं तो वास्तव में उस निचले स्तर पर बाज़ार में थोड़ी डिमांड आई थी। इसलिए प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ देखना एक ट्रेडिंग एज है। मेरी विनम्र राय में इसकी कीमत सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आप वास्तव में प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप्स से बता सकते हैं। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वे रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई आपके साथ खेल खेल रहा है या नहीं। बड़े खिलाड़ी आसानी से प्राइस में हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन वे वॉल्यूम में हेरफेर नहीं कर सकते, इतनी आसानी से नहीं। और इसलिए वॉल्यूम फीड बहुत उपयोगी है। यह निश्चित रूप से आपको 100% सही ट्रेड्स नहीं दिलाने वाला है, और कई लोग तर्क देंगे कि स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारा वॉल्यूम जो आज बुक किया गया है उसके अगले दिन ही बुक किया गया है, और डार्क पूल के बारे में यह सब सामान है। लेकिन जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा उसके बारे में, तो कृपया इस अंतर्राष्ट्रीय मजाक को क्षमा करें। वह इस आकार का एक बदसूरत छोटा सा आदमी था। मुझे यकीन है कि वह उसके बारे में भी यही कहता है। क्या मुझे पता है कि यह आगे कहाँ जा रहा है? नहीं, लेकिन लॉन्गर टर्म के डेली चार्ट में
मुझे नहीं पता कि लैरी क्या सोचते हैं। गोल्ड में लॉन्गर टर्म के डेली चार्ट, मैं गोल्ड पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। वास्तव में मेरे पास GLD ट्रैकर पर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसे ऊपर जाने से पहले थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े लैरी ने मुझे यहाँ जो सिद्धांत सिखाया था वह यह था कि सबसे अच्छे ट्रेड तब होते हैं जब जनता का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया जाता है, ठीक है, और बाज़ार आगे बढ़ते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी गिरावट वहाँ है। वे बटन दबाकर इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनको पोजीशन लेने के लिए वहाँ पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है। इसलिए उन्हें वास्तव में आपके जैसे 1 लाख लोगों को इंजीनियर करना होगा सर। आपको एक तरफ खींचो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो वास्तव में उनके लिए लिक्विडिटी का एक समुद्र तैयार करता है। इसलिए भले ही आपके पास ताकत न हो, या जिसे मैं मजाक में टेस्टिकुलर पेशेंस के रूप में संदर्भित करता हूँ, उस स्तर पर खरीदने के लिए यदि आप इसमें शामिल हो सकते हैं और आप यहाँ अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके शामिल होने से पहले बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया है उनका स्टॉप लॉस हिट करवा के। तो आप शायद ट्रेड के सही पक्ष में हैं। अच्छा ट्रेड हमेशा कठिन ट्रेड होता है, हमेशा, भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से भी। वास्तव में आपकी चमड़ी जितनी मोटी होगी उतना ही बेहतर होगा, लेकिन भावनात्मक रूप से कठिन। और एक बात जो मेरी पहली डेस्क ने मुझे सिखाई थी, वह ब्लैक वॉच में एक सार्जेंट था जो ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट में एक ग्लासगो है, कैदियों को लेने के लिए नहीं जाना जाता है, और वह हमेशा कहा करता था कि जब खरीदने का समय आएगा तो आप नहीं चाहेंगे, ठीक है, जब खरीदने का समय आएगा तो आप नहीं चाहेंगे। मैं इसे हर सोमवार दोपहर वेक्टर वेस्ट ग्राहकों में डालता हूँ। अब मैंने कुछ दिन पहले निचले स्तर पर स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया जब वे ऊपर जाने से ठीक पहले थे। आपको मेरे द्वारा प्राप्त किए गए मेल देखने चाहिए थे, जैसे कि मैं पूरी तरह से बेवकूफ़ था। और मार्च 2020 कोविड के बाद, खैर कोविड की बात अभी यहाँ शुरू हुई थी, और जिस दिन बोरिस ने घोषणा की कि हम जा रहे हैं, मुझे अंदर रहना पड़ा क्योंकि उस दिन बाज़ार नीचे चला गया था। मैं फिर से स्टॉक खरीद रहा था। मैंने अपना पहला स्टॉक 24 मार्च 2020 को खरीदा। मैं फिर से स्टॉक खरीद रहा था। मैंने अपना पहला स्टॉक 24 मार्च 2020 को खरीदा था, और मुझे जो मेल मिला उसमें कहा गया था कि मैं एक पूर्ण मूर्ख हूँ। वह काफ़ी अच्छा था। मैंने एक बार YouTube वीडियो पर अपना ईमेल आईडी डालने की गलती की थी, और उसके बाद से मुझे सैकड़ों और हज़ारों ईमेल मिले हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मैं एक पूर्ण मूर्ख हूँ। तो थॉमस, क्या हम S&P में जा सकते हैं प्लीज़? Thomas? I'm so sorry, you didn't see what I just did. No, I didn't. No. Do you I pull? created a group for everyone in here so I could dispel information really quick. And I just wrote, didn't I say he was good? Smiley face. I didn't say it. I'm too doof to say it. Yeah, good. Doof is South African for thick. Okay. मैं 1 घंटे के चार्ट पर S&P चाहता हूँ थॉमस। अब मुझे लगता है कि लैरी ने बताया, ठीक है, मैं वाइकॉफ टर्मिनोलॉजी का उपयोग करता हूँ और आपको यह सब रविवार को मिलेगा। लेकिन S&P में एक उछाल था, और S&P और विशेष रूप से स्पाई जो ट्रैकर है, मुझे स्पाई पर वॉल्यूम के आंकड़े असाधारण रूप से लीडिंग लगते हैं। वॉल्यूम के आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक लीडिंग जो मुझे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से मिलते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि S&P बढ़ रहा है। स्पाई पिछले कुछ दिनों में बाज़ार में गिरती मात्रा में बहुत कम भागीदारी के कारण बढ़ रहा है। इसलिए मैं 4600 के आसपास एक शॉर्ट ट्रेड की तलाश में था, और आप 4600 देख सकते हैं। मैंने वास्तव में ट्रेड लिया। अगर हम एक डेली चार्ट पर जाते तो आप देखते हैं कि एक बार बहुत बड़ा है। शायद आपको डेली चार्ट पर जाना चाहिए। टॉम, कृपया चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में स्विच कर दो। क्या आप देख सकते हैं? आपको यह देखने के लिए बहुत प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ चार्ट के माध्यम से एक रेखा चल रही थी। आप देख सकते हैं। टॉम, धन्यवाद यार। आप देख सकते हैं कि कुछ लोज हैं, कुछ हाइस हैं जो एक बिंदु से चूक गए हैं, मुझे लगता है, और हमें यह रेखा मिल गई है। इसलिए हम अब यहाँ बढ़ रहे हैं। अब हम इसमें कहाँ हैं? हे भगवान, मैं एक पल के लिए अपनी इलियोट टोपी लगाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह 1 है, जो 2 है, 1 2, और यह 3 है, 1 2 3 4 और 5।
मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ एक और पेयर है हाइस को बाहर निकालने के लिए, हम देखेंगे। लेकिन मैं वहाँ कहीं ऊपर एक शॉर्ट ट्रेड की तलाश कर रहा था, खासकर जब यह चीज़ बढ़ रही थी और वॉल्यूम गिर रहा था। मैं आपको रविवार को वॉल्यूम के आंकड़े दिखाऊंगा और यहाँ एक निशान लगाया हुआ है डाइवर्जेंस या नॉन वैलिडेशन का, वाइकॉफ टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि हमारे पास बाज़ार में कम वॉल्यूम पर एक बड़ा बार था और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसे वाइकॉफ ने नॉन वैलिडेशन कहा है। आप में से जिन्होंने मोमेंटम डाइवर्जेंस पढ़ा है वे जानते होंगे कि प्राइस बढ़ती है और मोमेंटम गिरता है। यह अच्छा नहीं है। यह वही सोच है, सिवाय इसके कि आप इसे वॉल्यूम पर ही लागू कर रहे हैं। इसलिए वॉल्यूम बहुत उपयोगी है और यह आपको उन लोगों द्वारा परेशान होने से रोक सकता है जो बाज़ारों में हेर फेर कर सकते हैं। मैं घर जाने के बाद एक शॉर्ट ट्रेड की तलाश करूंगा। अगर हम जल्दी वापस चले जाएं सर। टॉम, फिर से आवरली चार्ट पर वापस चलो। कल रात यह आसान नहीं था। आज का दिन बहुत बेहतर था क्योंकि हमारे पास यहाँ एक सुंदर ऊपर की ओर मोमेंटम था और यह बहुत अच्छी तरह से गिर गया और मैंने यहाँ सौदा बंद कर दिया। मैं 4516 पर एग्ज़िट हुआ जो पुलबैक का 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन था। मैंने इसे कुछ मिनट पहले बंद कर दिया था। अब कल रात वाइकॉफ ने एक डिमांड लाइन बनाई जिसे मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन कहा जाता है और इसने वास्तव में वहाँ और वहाँ के बीच ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। और फिर मैं वापस गया और इसे रीटेस्ट किया और फिर हमें यह बार मिला जो वास्तव में बहुत बड़ी गिरावट के वॉल्यूम पर हुआ और फिर अचानक यह गिर गया। इसलिए मैं इसे यहाँ शॉर्ट का बहाना ढूंढ रहा था और वह बहाना था। यह अच्छा ट्रेड नहीं था, यह बहुत बेहतर ट्रेड था। लेकिन रास्ते में हमारे पास कुछ सुंदरियाँ थी, सुंदर वसंत। और यदि हम थोड़ा और पीछे जाते हैं टॉम, थोड़ा और पीछे टॉम सर। हाँ, यह यहाँ पर केवल क्लासिक क्रिया है। वह बार वस्तुतः बिना किसी वॉल्यूम के नीचे आ गया और फिर हमारे यहाँ भारी डिमांड आई और एक बहुत ही संकीर्ण रेंज बार को यहाँ वापस आने के लिए थोड़ा समय लगा। टॉम, हमें वही चीज़ मिलती है। इसलिए ये चीज़ें एक पाठ्य पुस्तक है जिनके बारे में हम बात करेंगे और यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप घर जाने से पहले इसे समझ लेंगे। इसलिए यदि आप बिना किसी चिंता के ट्रेड करने का एक उचित इत्मीनान से तरीका चाहते हैं तो यह आपके लिए इसकी आपूर्ति करेगा। मार्क डगलस, जिनसे मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है कि लैरी बहुत अच्छी तरह से जानते थे और टॉम जानते थे। हम किसी दिन हाँ ज़रूर मिलेंगे और यह दुर्भाग्य से करीब आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको एक यांत्रिक पद्धति से शुरू करना चाहिए और जब आपने अपने 30 या 40 ट्रेड किए हैं तो आप वास्तव में शायद कुछ अधिक मनमाना और स्प्रिंग सिस्टम और अपथ्रस्ट सिस्टम और वाइकफ सिस्टम की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि प्राइस को देखते हुए काफ़ी मैकेनिकल है और मैं इसके लिए नियम बना सकता हूँ। लेकिन जब आप वॉल्यूम जोड़ते हैं तो यह नहीं है। अब वॉल्यूम संबंधी बातें जो मैं रविवार को प्रस्तुत करूँगा। मुझे दक्षिण अफ्रीका में एंड्रयू नेड बैंक नामक एक बैंक से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त एनालिटिकल नहीं था। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि लैरी, वॉल्यूम केवल 3 प्रकार के हैं, लो, एवरेज और हाई, और यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और उसी वर्ष उन सभी लोगों की टीम को निकाल दिया गया क्योंकि वे कर्व फिटेड थे। वे सभी विश्वविद्यालय में फिजिक्स विभाग से थे। इसलिए उन्होंने अतीत को कर्व में फिट किया और उनके पास अतीत के लिए एक अच्छा सा इक्वेशन था। और कर्व फिट करने वाले लोगों के बारे में एक बात जो आप जानते हैं वह यह है कि अतीत के लिए जितना बेहतर फिट होगा यह भविष्य के लिए एक भयानक फिट पैदा करेगा। यह निश्चित है। एक आखिरी बात, हम तेल पर चलते हैं सर, क्रूड पर। Yes, sir. H4 पूंछ को कभी भी कुत्ते को नहीं हिलाना चाहिए। आपको महीने में इनमें से कई ट्रेडों की आवश्यकता नहीं है अपने आप को एक अच्छा महीना देने के लिए। क्या टॉम? May or June. नहीं, यह सिर्फ कैश मार्केट वाला है, ठीक है। But you want crude. हाँ, क्रूड। You're gonna get this one. And what time frame?
अब शुरुआत के लिए 4 घंटे का चार्ट। Now, this wasn't यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड हुआ क्योंकि यह ऊपर गया और फिर यह वास्तव में एक विशाल वॉल्यूम बार के साथ बंद हो गया। लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया और मैंने यहाँ बहुत कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं कर सका। वहाँ एक हेड एंड शोल्डर रिवर्सल है, लेकिन मैं उस तरह की चीज़ें नहीं करता क्योंकि रिस्क 1 मील का है, आधा मील बनाने के लिए। ठीक है, यह पाठ्य पुस्तकों और अन्य बातों में बहुत बढ़िया है, लेकिन यह आपको ट्रेड लेने के लिए खींचता है, फिर वापस चला जाता है। यदि आपका स्टॉप लॉस 27 नंबर की बस की आकार का नहीं है तो आपको रोक दिया जाएगा और फिर इसे बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा ताकि आप वास्तव में कोई पैसा कमा सकें। इसलिए इनमें से बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन सिद्धांत के रूप में यह वास्तव में बहुत पैसा नहीं बनाती है। यह कल रात की बात है, यह एक क्लासिक नहीं है, लेकिन बस वहाँ ऊपर, और मैंने छोटी गिरावट के लिए उसे शॉर्ट किया क्योंकि यह ब्रेकडाउन था पिछले बार का। मिस्टर गैन ने बहुत खूबसूरती के साथ कहा है कि चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सबसे ऊंची बार का सबसे निचला टिक होता है और सबसे निचली बार का सबसे ऊंचा टिक होता है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि गैन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उनमें से कुछ चीज़ें वास्तव में बहुत कठिन हैं। उनकी शुरुआती चीज़ें मैकेनिकल है, उनकी मैकेनिकल पद्धति तुलनात्मक रूप से सरल है, लेकिन उनका प्रिडिक्शन लगाना कठिन है। और इसके साथ प्रिडिक्शन लगाने के लिए आपको वास्तव में चार्ट को स्क्वायर करने में सक्षम होना चाहिए। और एकमात्र व्यक्ति जिसने कभी कहा है कि वह ऐसा कर सकता है वह ऑस्ट्रेलियन है जो बहुत गाली देता है। लैरी, उसका नाम क्या है? ब्राइस गिलमोर। क्या वह अभी भी हमारे साथ है? ठीक है, मैं उसे एक बार वेगास में मिला था और वह रूले खेल रहा था। हाँ, वह था। आप पहले पोकर के बारे में बात कर रहे थे। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे बहुत सारा पैसा कमाया जाए। ठीक है, आप यह करें, आप पोकर में तर्कसंगत रूप से कुशल बने। यह मेरा बेटा है जो दक्षिण अफ्रीका में ऐसा करता है। वह बहुत ही प्यारा लड़का है। अपने खुद के भले के लिए वह मुझसे अक्सर संवाद कर रहा है। अब व्हाट्सएप पर यह इस बात का प्रमुख संकेत है कि वह पैसे उधार लेना चाहता है। और आप में से जो लोग थोड़े भूरे बाल वाले हैं वे जानते होंगे कि बच्चों को दिए गए ऋण बहुत कम ही चुकाए जाते हैं। तो यहाँ वह क्या करता है? अब दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के पूर्वी समय के बीच 7 घंटे का अंतर है और वेगास समय से बहुत अधिक है जहाँ भी यह स्थान है। इसलिए वह शनिवार की सुबह 7 बजे उठता है और वह नशे में धुत अमेरिकियों के खिलाफ पोकर खेलता है। कहता है कि कुछ पैसे कमाना आसान है, इसलिए ये ट्रेड है। मेरे पास वे 3 ट्रेड चल रहे हैं। इसने S&P में कुछ पैसे लिए, इसने 5 डाउन किए और मुझे लगता है कि इसे वापस जाने की आवश्यकता है। यदि आप इलियट के बारे में और कुछ नहीं जानते हैं तो 3 अप और 2 बैक अच्छा है और 3 डाउन और 2 अप यह एक शॉट के लिए बहुत अच्छा है। आपको बस इतना ही जानना है। 1865 से चार्ट को लेवल करने की कोशिश करना समय की बर्बादी नहीं है। यहाँ तक कि रॉब बॉब प्रॉक्टर भी कहते हैं कि उनका काम बहुत एकेडमिक है। ट्रेडर होने के लिए यह उतना उपयोगी नहीं है। इसलिए मुझे GDX में एक पोजीशन मिली है जो एक लॉन्ग टर्म पोजीशन है। वहाँ शायद पसीना बहाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि पसीना बहाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं गोल्ड में शॉर्ट हूँ। और मुझे CCJ नामक यूरेनियम स्टॉक में एक पोजीशन मिली है और वे एकमात्र स्पेकुलर पोजीशन है। मेरे पास लंदन स्टॉक मार्केट में एक पूरा पोर्टफोलियो है जिसे मैंने फ़िलहाल 70% नकद में घटा दिया है। 30% कुछ हफ्ते पहले निवेश किया था क्योंकि बाज़ार गिर रहा था और मैं अब स्टॉक मार्केट में लगभग 55 पर वापस आ गया हूँ, 35 नकद में। मैं वेक्टर्स UK स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टूल्स भी चलाता हूँ और मैं रविवार दोपहर को इसके बारे में भी थोड़ा बोलूँगा। और क्योंकि मैं टॉम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आपको फाइवर के लिए 60 दिनों का ट्रायल देने में बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी होगी अगर हर कोई मेरी बात मान ले। ठीक है, तो मैं इस युवक के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, ट्रेड में से बहुत जल्दी बाहर निकलने के बारे में। वह युवक कौन था जिसने ईमानदारी से कहा? वह इटालियन युवक था। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप आज शाम मेरा मनोरंजन करें, जो दोस्तों या परिवार या रखेल के साथ डिनर करने वाला है।
वह एक इटालियन होना चाहिए। आप लोगों को इसके लिए प्रतिष्ठा मिली है। तो यहाँ मेरी चुनौती है कि जब आप आज रात खाना खा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से वहाँ रहें। मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में सोचें कि आज क्या हुआ, कल क्या हो सकता है, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अपना पूरा ध्यान भोजन में ही केंद्रित करें। कोशिश करें और सोचें और बस इस बात से अवगत रहें कि आप वास्तव में कितनी देर तक उस पल में रह सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। मैं वेस्ट लंदन में नॉटिंग हिल्स में रहता हूँ, इसलिए मेरा सामने का बगीचा केंसिंगटन गार्डन्स है। इसलिए मैं अक्सर केंसिंगटन गार्डन्स के आसपास घूमता हूँ। मैं आज रात को भी घूमूंगा। अब शायद थोड़ी देर हो जाए, लेकिन और मैं अक्सर खुद से कहता था, मैं यहाँ कब तक घूम सकता हूँ और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। मैं इस पल में कैसे रह सकता हूँ और जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने के लिए उपस्थित बनाने का सबसे आसान तरीका है। अब यदि आप 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे नियम हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने स्टॉप को कहाँ ट्रेल करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप कुछ भोलापन करते हैं और आप 21 बार मूविंग एवरेज डालते हैं और आपका नियम है कि यदि आप शॉर्ट पोजीशन में हैं तो जब तक बाज़ार उस 21 बार मूविंग एवरेज से नीचे रहता है, मैं शॉर्ट रहने जा रहा हूँ। यही आप खुद से कहते हैं, लेकिन पल को खोना और कुछ मूर्खता पूर्ण करना बहुत आसान है और वास्तव में डर को दूर करने का एकमात्र तरीका, जैसा कि टॉम ने 3 या 4 घंटे पहले कहा था, कि इस पल में रहना है। और उपस्थिति बनाने का पहला तरीका उपस्थित होने का अभ्यास करना है। जब आपका आत्मसम्मान खतरे में नहीं पड़ रहा हो और वह छोटा बार ऊपर और नीचे जाना निश्चित रूप से आपके अहंकार को खतरे में डाल सकता है और आप मौत से डरते हैं, क्योंकि यदि आप गलत हैं तो यह प्रभावित होता है। उपस्थिति बनाने के कई तरीके हैं और मैं सिफारिश करूंगा। वास्तव में टॉम से मेरी पहली बैठक में मैंने एक किताब की सिफारिश की थी और काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि पुस्तक एक सज्जन द्वारा लिखी गई थी जिनसे मैं यहाँ लंदन विश्वविद्यालय में मिला था। मैं वास्तव में यह बहुत समय पहले था और मैं ब्रिटिश संग्रहालय में WD गैन के कार्यों पर शोध कर रहा था और यह एक यात्रा थी जिसे गैन ने उस समय बनाया था और मैं दोपहर के भोजन के लिए लंदन विश्वविद्यालय आया था, कॉफ़ी शॉप में। और मुझे विश्वविद्यालय क्षेत्र के आसपास रहना पसंद है क्योंकि यह मुझे युवा महसूस कराता है। सभी छात्र चारों ओर और जो भी हो। मैंने बोर्ड पर एक छोटा सा नोटिस देखा कि दोपहर के भोजन के समय एक सेमिनार था और दोपहर के भोजन के समय सेमिनार एक जर्मन व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसका नाम एखार्ड टॉले था और उस समय किसी ने उसके बारे में नहीं सुना था और वह सेमिनार के लिए 1 पाउंड चार्ज कर रहा था और वह 1 पाउंड दान में जा रहा था। इसलिए मैं सेमिनार में गया और मैंने एखार्ड टोले को उपस्थिति निर्माण करने के बारे में बात करते हुए सुना। इसलिए मैं पाउलो को सलाह दे सकता हूँ कि आप अपने स्थानीय किताब की दुकान पर जाएं और अपने लिए एखार्ड टोले द्वारा प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ की एक प्रति खरीदें। यह 9 या 10 पाउंड की एक छोटी सी किताब है। प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ नामक एक और किताब है जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह पढ़ने में काफ़ी आसान है और यह आपको अपने दिमाग को नियम के एक सरल सेट पर केंद्रित रखने के लिए आवश्यक उपस्थिति बनाने और करने के कई तरीके दिखाएगा। और आप में से जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं वे जानते होंगे कि नियमों के एक सरल सेट का पालन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। इसके लिए कुछ बहुत अच्छे कारण हैं और मैं केप टाउन विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर के साथ फिर से चर्चा कर रहा हूँ और मैं रग्बी खेलने के लिए 6 महीने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था और मैं 35 साल तक वहाँ रहा। हमेशा एक निंदक होता है जो कहता रहता है कि क्या उन्होंने अतिरिक्त समय खेला, ठीक है तो मैं इसे दूर कर दूंगा। अब इस आदमी के पास एक सिद्धांत है, हमारे पास 2 दिमाग हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने रेप्टाइल मस्तिष्क और सामने के लोब मस्तिष्क के बारे में सुना होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप अब सोचें दोस्तों कि आप एक गर्मी की दोपहर में हैं और बारबेक्यू चल रहा है और बच्चे मज़े कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं
और आप वहाँ खड़े हैं, एक फुटबॉल गेंद कहीं से निकलती है और ज़ोर से आपकी तरफ आती है, आप क्या करते हैं? डक। हाँ, इसके बारे में सोचे बिना। एक सिमिलर सिचुएशन। लेकिन रविवार की दोपहर को आप वहाँ खड़े हो और कोई आपकी ओर बहुत धीरे से गेंद फेंके, आप क्या करते हैं? आप उसे पकड़ लेते हैं, ठीक है? इसलिए यदि कोई आपकी ओर बहुत 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 तेज़ी से गेंद फेंकता है, विश्वास करें या ना करें, और यूसीटी में साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर के अनुसार आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो वास्तव में प्रतिक्रिया करता है, और यह आपके सामान्य मस्तिष्क से आधा सेकंड अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। यह रेप्टाइल मस्तिष्क है और इसका काम आपको परेशानी से दूर रखना है। और अक्सर हमारे ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है, जहां आपने कभी कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है जिसके बारे में आपने कसम खाई है कि आप फिर कभी नहीं करेंगे, ठीक है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह रेप्टाइल मस्तिष्क वास्तव में आपको खतरे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, आपको मारने के लिए झूठ नहीं बोल रहा है, बल्कि वास्तव में भावनात्मक खतरा है। एक और उदाहरण है कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और एक कुत्ता सामने आ जाता है। क्या आप गाड़ी मोड़ते हैं? हाँ, आप शायद मोड़ते हैं, और आपने अपने आप से 1000 बार कहा है कि मैं फिर भी कभी गाड़ी नहीं मोड़ूंगा, मैं सीधे गाड़ी चलाने जा रहा हूँ। लेकिन उस क्षण में वह रेप्टाइल मस्तिष्क, इसलिए आपका एक हिस्सा है, अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आपका एक हिस्सा है जिसे भगवान ने बनाया है, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक खतरे से दूर, भावनात्मक खतरे से दूर रखने के लिए डिज़ाइन किया है। और यदि आप मौजूद नहीं हैं तो आप पाएंगे कि आप वास्तव में बहुत ही मूर्खतापूर्ण चीज़ें करते रहते हैं। इसलिए जब आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हों तो यह वास्तव में बहुत ही मूर्खतापूर्ण है कि आप पूरी तरह से वहाँ हो, अतीत के बारे में नहीं सोच रहे हो, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, पूरी तरह से उस क्षण में हो। और ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें आप काम में ला सकते हैं। मैं उनमें से कुछ के बारे में रविवार दोपहर को बात करने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एखार्ट टोले की छोटी सी किताब पर 10 पाउंड खर्च होंगे, और उनके पास यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी हैं, लेकिन वीडियो वास्तव में मेल नहीं खाते हैं जो वह अपनी किताब में सिखाते हैं। वह 10 पाउंड है। मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि यह आपको उस पर अच्छा रिटर्न देगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक शानदार वीकेंड होने जा रहा है। मैं इसका पूरी तरह से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कल पूरे दिन वहाँ बैठा रहूँगा। अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो ऐसा करना सबसे बड़ी खुशी होगी। और फिर मैं रविवार दोपहर को कुछ बहुत ही सरल, लेकिन मेरी राय में बहुत शक्तिशाली तकनीकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा, जो आपको लगातार पैसा कमाने में मदद करेंगे। और फिर मैं आपको यह दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि उन स्थितियों को मैनेज कैसे करें। और स्थितियों को मैनेज करना सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि हमें जो चीज़ें बताई गई हैं उनमें से अधिकांश बस काम नहीं करती है, और जल्दी से पैसे बनाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इसे एक सही तरीके से करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो पैसा तुलनात्मक रूप से जल्दी आपके पास आएगा। किसी का कोई सवाल है? ओह, मुझे रविवार के लिए एक वॉलंटियर की ज़रूरत है। यह रविवार दोपहर के लिए है। मुझे एक वॉलंटियर की ज़रूरत है। मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाने जा रहा हूँ। वो महिला, हाँ, मुझे देखने दो कि आपका क्या नाम है। Belinda. यह बढ़िया है। थोड़ी देर पहले मेरी अंधभक्तपूर्ण टिप्पणी के लिए मुझे क्षमा करें। रविवार के लिए यह आपका काम है। जब भी मैं रविवार को काम ख़त्म करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप चिल्लाएं, खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। खड़े हो जाएं और कहें, अगर आप इसमें इतने अच्छे हैं तो आप अभी भी सेमिनार क्यों कर रहे हैं? क्या आप यह पूछना याद रखेंगे? ठीक है, क्योंकि आप सभी वैसे भी यही सोच रहे हैं। इसलिए मैं रविवार दोपहर को इसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा।
और यह उपस्थित होने से संबंधित है। टॉम, मुझे लगता है मैंने यह कर लिया है। ये वे 3 पोजीशन हैं जो मैं चला रहा हूँ। मैं गोल्ड और ऑयल को आज रात लगभग 8 या 9 बजे तक चलने दूंगा और मैं पहले ही S&P 500 से बाहर हो चुका हूँ। I want to tell them a funny story. And I want you to stay here while I tell them the funny story. About an hour ago, I walked up there and said, "Hey, Dave, do you want to kind of talk in 15 minutes?" Oh no, no, maybe 10, maybe 10. We're coming up to the hour now. Well done. मैं आपको एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ, क्योंकि जब हम साथ में काम कर रहे थे तो उसे यह तय करने में लगभग 3 साल लग गए कि उसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक चला गया। इसलिए यहाँ होना एक बड़ा सम्मान है दोस्तों। कल का दिन बहुत अच्छा हो।